गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ये एक्चुअली बाइबल का है। यस यस। क्या आपको मार्वल के हीरोज पसंद हैं? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क। यस सर, पर वीडियो अटक रही है थोड़ी सी। ब्लैक पैंथर, थैनोस या फिर ब्लैक विडो? अगर हाँ तो क्या आप जानते हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स एक इंसान के दिमाग में तब बने थे जब वो लोगों की डांट सुन के झाड़ू मार रहे थे या फिर कॉफी को सर्व कर रहे थे। और इस इंसान का नाम है स्टैन ली। आइए देखते हैं कि इन सारे सुपर हीरोज की शुरुआत कैसे हुई। स्टैन ली का असली नाम स्टैनली मार्टिन लाइबर था। वो न्यूयॉर्क में 28 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे। स्टैन ली के पिता एक ड्रेस कटर थे और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ली के पिता को काम नहीं मिल रहा था। तभी स्टैनली को समझ आ गया था कि उन्हें भी अपने घर में पैसे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए स्टैनली ने बचपन से ही छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। ली पढ़ाई के साथ साथ सैंडविच डिलीवर करते थे। उन्हें रीडिंग और राइटिंग बहुत पसंद थी और उनकी पहली राइटिंग जॉब ऑब्ituary लिखने की थी, यानी न्यूज़पेपर में मरे हुए लोगों के लिए डेथ नोट्स लिखना। इसके बाद 1939 में जब ली 17 साल के हुए तो उनके अंकल ने उन्हें टाइमली कॉमिक्स में जॉब दिलवा दी। ली टाइमली कॉमिक्स के एडिटर मार्टिन गुडमैन के असिस्टेंट थे। ली को बहुत ही मामूली काम मिला था, जैसे कि पेन में इंक भरना, लोगों को लंच तैयार करके देना और फाइल्स ऑफिस के एक कोने से दूसरे कोने में लेके जाना। कभी कभी ली को कॉमिक्स में एडिट करने का काम मिलता था। ली का सबसे पहला पब्लिश्ड काम कैप्टन अमेरिका में था। तब स्टैनली को कॉमिक्स में डायलॉग लिखने का मौका दिया गया, पर ड्राइंग वाला काम यस सर। उन्हें अभी तक नहीं मिला था। स्टैनली का टैलेंट देख के 19 साल की उम्र में उन्हें थोड़े टाइम के लिए टाइमली कॉमिक्स का एडिटर बना दिया गया। ली को अपनी पहली कॉमिक बनाने का मौका मिला। उनके पहले सुपर हीरो का नाम डिस्ट्रॉयर था। इस सुपर हीरो को 1941 में मिस्टिक कॉमिक्स में देखा गया। कई सालों तक स्टैनली ने टाइमली कॉमिक्स में एडिटर की पोस्ट पे काम किया और 1942 से 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने यूएस आर्मी में भी काम किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने टाइमली कॉमिक्स को एक और बार ज्वाइन किया। 1950s में टाइमली कॉमिक्स का नाम एटलस कॉमिक्स रख दिया गया। स्टैनली ने 1950s के एंड तक एटलस कॉमिक्स के लिए काम किया, लेकिन 50s के एंड में वो इस काम से थक गए थे और उन्होंने कॉमिक्स को छोड़ने का सोचा। उस टाइम पर एटलस कॉमिक्स का राइवल डीसी कॉमिक्स था, जो बहुत फेमस हो रही थी। एटलस कॉमिक्स लोगों में उतनी फेमस नहीं थी क्योंकि डीसी कॉमिक्स के सुपर हीरोज बहुत फेमस थे। एटलस कॉमिक्स के ओनर मार्टिन गुडमैन ने स्टैनली को रोकने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर डीसी कॉमिक्स को कोई हरा सकता है तो वो बस स्टैनली ही है। स्टैनली ने मार्टिन गुडमैन की बात सुन ली और नए सुपर हीरोज बनाए जो लोगों को बहुत पसंद आए। 1961 में स्टैनली ने जैक कर्बी के साथ मिलकर एक सुपर हीरो टीम बनाई जिसका नाम फैंटास्टिक फोर था। वो लोगों को बहुत पसंद आई। फैंटास्टिक फोर के आने के बाद एटलस कॉमिक का नाम मार्वल कॉमिक्स रख दिया गया। इस दौरान स्टैनली ने बाकी फेमस एडिटर्स के साथ काम भी किया, जैसे कि जैक कर्बी और डिट्को। इन लोगों ने दुनिया के सबसे फेमस सुपर हीरोज बनाए, जैसे कि स्पाइडरमैन और हल्क। स्टैनली ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फैंटास्टिक फोर बनाने के बाद उनके पब्लिशर ने उनसे बोला कि अब एक नया सुपर हीरो बनाना पड़ेगा। ली उस दिन घर गए और नए सुपर हीरो के बारे में सोचने लग गए। वो घर पे बैठकर सोच रहे थे कि वो अपने अगले सुपर हीरो को क्या पावर्स दें, और तब उन्होंने एक मक्खी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। उस मक्खी को देखकर उनके दिमाग में आया
कि क्यों ना नेक्स्ट सुपर हीरो को दीवार पर चिपक के क्रॉल करने की सुपर पावर दी जाए। पर जब वो नाम सोचे थे तो उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आए, जैसे कि फ्लाई मैन, मस्कीटो मैन, स्पाइडर मैन। आप तो जानते ही होंगे इन नामों में से कौन सा नाम सिलेक्ट किया होगा। ली ने इसके बाद सोचा कि क्यों ना स्पाइडर मैन को आम लोगों की तरह पर्सनल प्रॉब्लम्स दी जाए ताकि सब लोग रिलेट कर सकें, और साथ ही साथ स्पाइडर मैन को टीनेजर बना दिया जाए, क्योंकि आज तक किसी ने टीनेज सुपर हीरो को नहीं बनाया था। स्टैन ली ने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पीटर पार्कर को नॉर्मल इंसानों की तरह शर्मीला और इंट्रोवर्टेड बनाया ताकि सब लोग उसके साथ अटैच हो पाएं। स्टैनली खुशी से भागकर अगले दिन अपने पब्लिशर के पास आए और उन्हें स्पाइडरमैन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, पर उनके पब्लिशर ने बताया कि ये आज तक का सबसे घटिया आइडिया है। पब्लिशर ने स्टैनली से पूछा कि क्या तुम्हें पता है एक्चुअल में सुपर हीरो होता क्या है? सुपर हीरो को पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो परफेक्ट होता है। ये सुन के स्टैनली दुखी हो गए और अपने पब्लिशर के ऑफिस से निकल गए, पर उनके दिमाग से स्पाइडरमैन का आइडिया नहीं गया। अब उनकी कंपनी में एक मैगजीन थी जिसका नाम था अमेजिंग फैंटेसी। इस मैगजीन को बंद किया जा रहा था क्योंकि ये चलती नहीं थी, इसलिए इसकी लास्ट इशू पब्लिश होने वाली थी। किसी मैगजीन के लास्ट इशू में कुछ भी कंटेंट डालो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैनली ने सोचा कि क्यों ना इस मैगजीन के लास्ट इशू में स्पाइडरमैन को कवर पे फीचर करें। 1 महीने के बाद जब मैगजीन के फिगर्स आए तो ली देख के हैरान हो गए। उनके पास वही पब्लिशर जिन्होंने स्पाइडरमैन की बेइज्जती की थी वो भागते हुए आए और उनसे कहा, स्टैन, तुम्हें पता है ना वो कैरेक्टर स्पाइडरमैन जो हम दोनों को बहुत पसंद आया था, आओ उस पर हम एक नई सीरीज बनाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं ये सीरीज बहुत फेमस हुई। स्टैनली ने हल्क को बनाने में भी काफी अलग आइडियाज यूज किए। एक इंटरव्यू में ली ने बोला था कि उन्हें हल्क के आइडिया फ्रैंकेनस्टीन मूवी देख के आया था, जिसमें फ्रैंकेनस्टीन एक मॉन्स्टर होता है, पर एक्चुअल में फ्रैंकेनस्टीन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो एक अच्छा मॉन्स्टर था, वो दिखने में डरावना था, इसीलिए लोग उससे दूर भागते थे। फिर ली को दूसरा आइडिया डॉक्टर जैकिल और मिस्टर हाइड से आया, जिसमें एक इंसान मॉन्स्टर बन सकता था। इसलिए स्टैनली ने सोचा कि क्यों ना वो भी एक अच्छा मॉन्स्टर बनाए जो ऐसे ही अपना शरीर बदल सके, और इस मॉन्स्टर का नाम उन्होंने हल्क रखा। ली ने हल्क का स्किन का कलर एक्चुअल में ग्रे रखा था, पर पब्लिशिंग के टाइम में प्रिंटर पर कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हल्क ग्रीन कलर का प्रिंट हो गया, और तब से लेके आज तक हम हल्क को ग्रीन कलर से पहचानते हैं। एक और सुपर हीरो जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने प्ले किया है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टैनली कहते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को स्टेज पर मैजिक ट्रिक्स करते हुए देखा है। उन्हें देख के ली ने सोचा कि क्यों ना ऐसा सुपर हीरो हो जो एक्चुअल में मैजिक कर पाए, लेकिन ली नहीं चाहते थे कि उनका सुपर हीरो आम मैजिशियंस की तरह आब्रा का डाबरा बोले। इसलिए ली ने अपने डायलॉग्स बनाए, जैसे कि बाय द क्रिस्टल मून ऑफ सिनारॉक, जो कि बहुत ही फेमस हुए। आयरन मैन का नाम तो हम सब ने सुना है। एक टाइम पर दुनिया में काफी वॉर्स हो रही थी। वॉर्स की न्यूज सुन के ली को आइडिया आया कि क्यों ना वो एक ऐसा सुपर हीरो बनाए जो कि एम्युनिशन और वेपन्स बनाता हो। साथ ही साथ ली उसे इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना चाहते थे, यानी एक बिजनेसमैन। बच्चों को ऐसे मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, और ली का एम था कि बच्चों को ये कैरेक्टर पसंद आए। इसलिए उन्होंने आयरन मैन को मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ साइंस लवर, इनोवेटर और एक कूल कैरेक्टर बनाया, जिसकी वजह से सबको आयरन मैन बहुत पसंद आया। ली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन उनका पब्लिशर मार्टिन उनके पास आया और उनसे पूछा कि हमारी कॉमिक्स इतनी बिग कैसे रही है। ली ने बोला क्योंकि उनकी कॉमिक्स का स्टाइल बाकी कॉमिक्स से अलग है। उनकी कॉमिक्स में ली स्पेशल क्रेडिट सेक्शन में सबका नाम डालते हैं, जो बाकी कॉमिक्स में नहीं होता है। ली चाहते थे कि उनकी कॉमिक्स में मूवी का फील है। क्रेडिट सेक्शन में हर किसी के नाम के सामने एक फनी सेंटेंस लिखते थे, जैसे कि रिटन विद पैशन बाय स्टैन ली, ड्रॉन विद एंथुसियाज्म बाय जैक कर्बी, लेटेड विद अ स्केची पेन पॉइंट बाय आर्टी सिमिक। अपनी कॉमिक्स को बाकी सब कॉमिक्स से ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए ली ने कॉमिक्स के एंड पेज पे एक पेज रखा था जिसका नाम था बुल पेन बुलेटिन्स। उसमें ली आगे की अनाउंसमेंट करता था या रैंडम टॉपिक के बारे में लिखता था। इस पेज की वजह से रीडर्स को ऐसा लगने लगा कि वो ली को पर्सनली जानते हैं। इसके साथ साथ स्टैनली ने कॉमिक्स के कवर्स पे कुछ अलग लिखने की कोशिश की, जैसे कि एक कॉमिक के कवर पर ली ने लिखा था, ये शायद सबसे अच्छी स्टोरी ना हो, पर हमने आपको आज तक बहुत सारी अच्छी स्टोरीज दी हैं, इसलिए ये स्टोरी भी आपको खरीदनी चाहिए। सबको लगा ली का दिमाग खराब हो गया है, पर ली का आइडिया काम कर गया और ये कॉमिक उनकी बेस्ट सेलिंग कॉमिक बन गई। यहाँ तक तो ली के फैंस को मेल भी आए जिनमें लिखा था कि उन्हें ली की ये बात बहुत पसंद आई। स्टैनली को अपनी कॉमिक्स में लेटर्स टू द एडिटर वाला सेक्शन रखना बहुत पसंद था। इन सेक्शंस में फैंस की एडिटर के लिए लेटर्स होते थे। मार्वल्स के सभी कॉम्पिटिटर्स भी अपनी कॉमिक्स में ये सेक्शन रखते थे, पर ली अपनी कॉमिक्स में इस सेक्शन को अपने कॉम्पिटिटर से हट के बना के रखते थे। आम तौर पर बाकी कॉमिक्स में फैंस की लेटर्स बहुत फॉर्मल होती थी, जैसे कि फैंस की लेटर डियर एडिटर से शुरू होती थी, पर स्टैनली लेटर्स को फ्रेंडली बनाने के लिए डियर ली लिखते थे
और जब ली अपने फैंस को लेटर का जवाब देते तो वो भी बहुत फ्रेंडली होता था। जैसे अगर किसी फैन का नाम लेट से चार्ल्स स्मिथ होता था तो बाकी एडिटर्स अपनी मैगजीन में लिखते थे डियर चार्ल्स, पर ली लिखते थे हाय चार्ल्स, ताकि वो फैंस के साथ फ्रेंडली रहे। यहाँ तक फिर उनके फैंस भी लिखने लगे हाय स्टैन। इस तरह ली ने अपने फैंस के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना लिया। स्टैनली के पास मार्वल का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, यानी हर साल उन्हें $1 मिलियन मिलते थे। जब मार्वल के ओनर्स ने कंपनी बेच दी तो नए ओनर्स ने ये सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिए। ली के नए कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से उन्हें साल में सिर्फ $500,000 मिलते थे और लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट की जगह 2 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट होता। ली इस कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने मार्वल छोड़ दिया। उन्होंने अमेरिकन स्पिरिट फाउंडेशन के ओनर पीटर पॉल के साथ अपनी नई कंपनी स्टैनली मीडिया खोली। पहले तो ये कंपनी बहुत अच्छी चली, पर कुछ टाइम के बाद स्टैनली के पार्टनर पीटर पे फाइनेंशियल फ्रॉड के एक्यूजेशन लग गए। पीटर खुद को बचाने के लिए ब्राजील भाग गए। उसके लिए अरेस्ट वारंट निकला और फाइनली उसे ब्राजील में ही अरेस्ट कर लिया गया। ली इस कंपनी के फाइनेंसेस के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। सारे फाइनेंशियल काम पीटर संभालता था। इसकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कंपनी में बहुत उधार था जो कि स्टैनली को पे करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो चेयरमैन थे। स्टैनली के मार्वल के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसके हिसाब से स्टैनली को मार्वल मूवीज के प्रॉफिट का कुछ शेयर मिलना था। मार्वल ने स्टैनली को स्पाइडरमैन के प्रॉफिट्स नहीं दिए, जिसके कारण स्टैनली ने उनके ऊपर केस कर दिया। ली ने इस केस को जीत लिया और मार्वल को ली को $10 मिलियन देने पड़े। इसके बाद स्टैनली ने गिल्ड चैंपियन के साथ एक नई कंपनी खोली जिसका नाम POW एंटरटेनमेंट रखा, जो बहुत सक्सेसफुल हुई। स्टैनली की लाइफ के एंड के दौरान जब वो बहुत बीमार थे तो उसके मैनेजर पे अब्यूज करने के एलिगेशंस लगे। स्टैनली का मैनेजर किया मॉर्गन था, जिस पर इल्जाम था कि उसने स्टैनली को अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रखने की कोशिश की ताकि वो उसके घर से महंगी पेंटिंग्स, आर्टवर्क चोरी कर सके। मई 2018 में स्टैनली के घर विजिटिंग पुलिस और सोशल वर्कर्स आए ताकि वो देख सके कि उनके घर में सब ठीक है कि नहीं। लेकिन मॉर्गन ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि स्टैनली के घर पर स्ट्रेंजर्स आए हैं, जबकि उसे पता था कि वो सोशल वर्कर्स हैं। बाद में मॉर्गन को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने झूठी पुलिस रिपोर्ट लिखाई थी। मॉर्गन के साथ साथ एक और इंसान पर स्टैनली को बुढ़ापे में एक्यूज करने के एलिगेशंस लगे। आप सुन के हैरान होंगे कि वो उनकी खुद की बेटी जेसी ली पर हैं। स्टैनली और उसकी वाइफ की पहली बेटी पैदा होने के कुछ दिन बाद ही वो मर गई थी और उसने अपनी अगली बेटी जो कि जेसी थी उस पे बहुत अटेंशन दिया और किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। स्टैनली ने बोला था कि जेसी उन्हें वर्बली अब्यूज करती है और कभी कभी हाथ भी उठाती है। 2018 में एल्डरली अब्यूज का केस स्टैनली के मैनेजर पर भी था, जिसका नाम जेरी ओलिवरेज था। स्टैनली की कंप्लेंट के हिसाब से ओलिवरेज ने उसके बैंकर को नौकरी से निकाल दिया था, जो स्टैनली के साथ 26 साल से काम कर रहा था। और उसके बाद ओलिवरेज ने $4.6 मिलियन स्टैनली के अकाउंट से निकाल लिए। स्टैनली ने अपनी मौत से पहले यह भी कहा था कि ओलिवरेज ने उससे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को $3 लाख देने पर मजबूर किया था। यहाँ तक ओलिवरेज ने ली के पैसों से $8.5 लाख का घर खरीदा। इसके साथ साथ उनके अकाउंट से 11 करोड़ रुपए भी निकाले और ली की विल भी चेंज कर दी। ओलिवरेज पे ली की बीमारी का फायदा उठाने का इल्जाम था। ली ने बोला कि ओलिवरेज के पास सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल एक आम इंसान कई 100 घंटे ट्रैवलिंग के टाइम में बर्बाद कर देता है, जिस टाइम में वो कुछ अच्छा कर सकता था। तो अगर आप अपने ट्रैवलिंग टाइम में बहुत सी बायोग्राफीज और नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर आप इस नॉलेजेबल एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना स्टैन स्टैनली के बारे में, उनकी बायोग्राफी। नहीं सर, फर्स्ट टाइम देखिए। हाँ जी सर।
Yes, sir. Yes, sir. सर मार्वल की हिस्ट्री काफी अमेजिंग रही है.
काम सर। सर हाँ, सैंडी के बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन तो थी मेरे को, बट क्या कहते कुछ वो पॉल, क्या कहते पीटर पॉल वाली चीज़ काफी इंटरेस्टिंग लगी। और शायद वहां से मेरे को समझ आया कि उन्होंने पीटर पार्कर की लाइफ को कॉमिक्स में कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया है। तो वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जो story उन्होंने बताई पीटर पॉल के साथ हुआ, कि वो है और उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सेम चीज उन्होंने अपनी कॉमिक यानी कि स्पाइडरमैन की कॉमिक में पीटर पार्कर के साथ भी होता हुआ दिखा है कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। यस सर। तन्मय के पास आंसर है सर। यस सर। पहले उन्होंने डायरेक्टर बनाया हो सर, उसके बाद फिर मूवी का सोचा होगा। सर ज्यादा आइडिया नहीं है। सर सर लोगों सर मुझे लगता है कि पहले इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं थे कि लोग पहले वीडियो बना सकें, इसलिए पहले उन्होंने कॉमिक्स, फिर जब धीरे धीरे चीज़ें आने लगी तो उन्होंने 2D वीडियो बनानी शुरू करी, फिर जब और इम्प्रूवमेंट हुई तो उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो में उसको शेप में डाल दी। सर लोगों का रिएक्शन या ओपिनियन देखने के लिए क्या मतलब हो रहा है। सॉर्ट ऑफ सेम ही है कि हाँ मतलब लाइक जैसे कॉमिक्स इसलिए बनाते क्या ताकि कैरेक्टर बना सके, देन लोगों पे सेंड करे ताकि उनका ओपिनियन क्या रहता है उस कैरेक्टर को लेके, फिर उस चीज का कैसा फेमस वगैरह होता है, देन उसके कार्टून शोज वगैरह बना के फिर उसका और ज्यादा मतलब एक टाइप से पब्लिसिटी एक टाइप से हो जाता है, तो उसके ज्यादा फैन बेस हो जाता है, फिर उसके बाद मूवी बनाते हैं। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
यस सर। क्लियर है सर। यस यस सर। सर। सर जो काम करते हैं हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से करने का तरीका, जैसे कि कोई काम कर रहे हैं उसका स्किल नहीं पता किस तरह, तो यहाँ जो सीख रहे हैं हम लोग उसको वहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोफेशनलिज्म में। यस सर। लाइक किसी भी काम को एकदम लाइक किसी भी काम जैसे कोई मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड हो उस चीज का, एंड मतलब काफी अच्छे से कर सकता है। लाइक जैसे कोई एक काम को लाइक मैंने एक डिजाइन बनाता हूँ, तो डिजाइन बनाने का मेरे को पास 100 तरीके होंगे कि उसको मतलब लाइक एक सिंपलेस्ट तरीके में बनाने का, जो कि एक बिगनर या फिर वो उस टाइम में या फिर उस प्रॉपर वे में शायद वो ना कर पाए जितना वो एक वो कर सकता है, वो बंदा जो प्रोफेशनल बंदा है। जो मैं जो समझता हूँ सर कि किसी भी काम को जो अगर पर्टिकुलर जिसका भी जो भी प्रोफेशन है उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम करना इज कॉल्ड प्रोफेशनली आई थिंक। फॉलो द ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। सर सब मेरे हिसाब से सब प्रोफेशनल टर्म मीन्स कि अ, जो भी मतलब आपकी लाइन है लाइक डॉक्टर या फिर हमारे ये क्या कहते हैं एनिमेशन फील्ड, ग्राफिक्स फील्ड, उसमें क्या कहते हैं स्किल्ड होना, मतलब उस काम मतलब एक पर्टिकुलर काम में आपका मतलब आप एकदम मतलब आपको कोई नहीं मतलब आपको काफी नॉलेज है। अगर कोई पूछे तो आप उनको अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको रुकना पड़ेगा। सर पर्टिकुलर प्रोफेशनलिज्म मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं हम ना सिर्फ वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उसका प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, या फिर डजेंट मैटर जो भी सामने हम रिप्रेजेंट करने का जो हमारा वे है वो हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए। हाँ।
यस सर, यस सर। यस सर। लाइक सर, हमने मास्टरी क्या करते हैं, मास्टरी और सब कुछ उसी में किया हुआ, उस एक फील्ड के हम मतलब स्किल्ड है, डॉक्टरेट है। यस सर, यस सर। माहिर है। यस सर। राइट सर। सर मेरे पास एक गुड न्यूज था बताने को। मतलब हाँ, मतलब सभी को बता दे रहा। लाइक लाइक एचपी ओमन गेमिंग लैपटॉप का लॉन्च इवेंट होने वाला है भुवनेश्वर में, तो मेरे को बुलाया गया है। एचपी का ओमन ओमन लैपटॉप्स आते हैं ना, जो गेमिंग लैपटॉप्स हैं उनके, उसका लॉन्च इवेंट हो रहा है लैपटॉप्स का। हाँ, मतलब लैपटॉप पीसी वगैरह का, उनके जो नई सीरीज जो आने वाली होती है। कोई भी एक लैपटॉप है, जैसे होता है ना, जैसे फोन्स के, जैसे सैमसंग का भी जैसे S23 सीरीज आई है, तो उसका भी लॉन्च इवेंट होता है, तो वैसे लैपटॉप्स का होगा।
यस सर, यस सर। नमस्कार दोस्तों, आप सब के आप किसके आगे Hello friends, welcome to my channel Career Counseling by Yogesh Chulka. This is another very powerful topic and powerful video for you guys. Today our topic is self-introduction. Self-introduction basically हमारे यहाँ पर इसको टॉपिक बना दिया गया है, अदरवाइज इट्स नेवर अ टॉपिक. बाहर के देशों में इट्स अ वेरी जनरल थिंग. आप बच्चों से ही शुरू हो जाता है इस अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का तरीका, लेकिन अब हम भी उस तरफ चल रहे हैं. और सेल्फ इंट्रोडक्शन एक बड़ी पावरफुल चीज होती है क्योंकि ये आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है. तो इसको बड़े तरीके से और बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ देना चाहिए, राइट. किसी से आप तीसरी चौथी पांचवी बार मिलते हो तब तो आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस नहीं कराने को कहा जाता, लेकिन जब आप पहली दूसरी बार मिलते हो तो जरूर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना पावरफुल प्लेस करना चाहिए कि आप अपनी जगह बना पाए, राइट. सो और ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, राइट. तो इस टॉपिक के ऊपर तो आपको बिल्कुल अपनी कमांड ऐसे रख लेनी चाहिए कि हमें पता है हमने क्या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. सबसे पहले इसमें आपका पॉइंट है आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किसके आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हो, राइट. वो आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल गैदरिंग है, या आप कहीं इंटरव्यू के लिए आए हैं, या जहां पर भी आप कहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. ज्यादा लोगों के सामने करना है, कम लोगों के सामने करना है, या एक दो लोगों के सामने करना है. और आपको पता हो ये मेरे से जो इंट्रोडक्शन पूछा गया है, इन्हें ये पता हो कि वो मुझसे क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में. कई बार जब वहाँ पे ज्यादा गैदरिंग होती है, दे डोंट वांट टू नो अबाउट आप कहाँ पैदा हुए, आपके घर में कौन कौन है, आपकी हॉबीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, दे डोंट वांट टू नो. तो वहां पे आपने सिर्फ अपने जो वो जानना चाहते हैं वो दो तीन चीजें ही बतानी है. और इट्स ऑलवेज बेटर टू कम्युनिकेट, नेवर एज्यूम. कि आप पूछ लो अगर कोई विंडो मिलती है कि मैं ये, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, और इट इज एनफ. तो अपना नाम को अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और क्या काम करते हैं उसको आप इंट्रोड्यूस करें. और ऑडियंस के हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको हिंदी में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, या इंग्लिश में बात करनी है, राइट. जब सोशल सिचुएशंस होती है तो आपका आई कांटेक्ट बना रहे, आपके चेहरे पे स्माइल हो, और बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट हो कि आप जो भी काम करते हैं आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं. कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, राइट. और जब आप इंडिविजुअल से मिलते हैं, सोशल गैदरिंग पे मिलते हैं, या ऑनलाइन मीटिंग्स का भी आजकल बहुत चलन है, ऑनलाइन मीटिंग्स के दौरान मिलते हैं, तो आप अपना नाम एक्सचेंज करें, आप क्वेश्चंस एक्सचेंज करें, क्वेश्चंस पूछें, आप एक कन्वर्सेशन को प्रॉपरली क्लोज करें. आप जब मिले, जितने भी लोगों से मिले उन्हें ग्रीट करें, और उनसे नाम लेके बात करें. तो जब आप उनका नाम अपनी कन्वर्सेशन में बार बार यूज करेंगे तो वो एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये लेयर 1 की ट्रेनिंग है, सेल्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज है. अभी इसके ऊपर और टॉपिक्स आएंगे और पॉइंट्स आएंगे, तो तब तक के लिए आप वेट करें और देखते रहें, और इस पे खूब प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करें, याद करके प्रैक्टिस करें कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन, लॉन्ग इंट्रोडक्शन, फैमिली इंट्रोडक्शन, फ्रेंड सर्कल का इंट्रोडक्शन, एंड यस फॉर इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शंस. तो इसकी प्रिपरेशन करें, इसे याद रखें, और इसको इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका जो थोड़ा सा हम्बलनेस होती है और जो थोड़ा सा फियर होता है, नर्वसनेस होती है, वो ओवरकम हो जाए. तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जोर जोर से प्रैक्टिस करेंगे, चिल्ला के प्रैक्टिस करेंगे, आपके गले से आवाज निकलेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर होगा कि आपकी नर्वसनेस नजर ही नहीं आएगी. तो दोबारा मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ.
तब तक आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल योगेश जुल्का। थैंक यू। Yes, sir. भारत पे के को फाउंडर भावेक ने अजनीर को फोन करके कहा तुझे यस सर। कि आप किसके आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस ओके सर। Hello friends, welcome to my Yes, new sir. topic, new video. Yes, My sir. topic is reading. आज हम बात करेंगे रीडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती है। रीडिंग करने से हमारी स्पेलिंग्स, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काफ़ी सारे तौर तरीकों को, एटीट्यूड को, नॉलेज को एनहेंस करती है, उसे और पावरफुल बनाती है। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि रीडिंग करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे को तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बैठ के पढ़ने का मन करे। कोशिश करें पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो, और जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, जिस बुक को पढ़ें, तो वहाँ उसका पहले रीड करें, उसका प्रीफेस और उसकी समरीज, ताकि आप प्रीफेस का मतलब ये होता है कि बुक पढ़ने से पहले जो उसके ऑथर हैं वो किस मूड में, किस चीज को ध्यान में रख के ये बुक लिख रहे हैं। तो दैट प्रीफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजाइज योर अप्रोच। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेटेजी पे ध्यान दें कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वो आपको एनहेंस करेगा, पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी कि चलो उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या बात हुई। तो ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यस सर, आप कुछ दिखा रहे हो क्या? मुझको नहीं दिख रहा कुछ भी सर। सर, किसी को नहीं दिख रहा। हाँ सर, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, स्क्रीन चलेगी सर, तो हमें लगा कि आप कुछ नहीं दिखा रहे। नहीं सर, सर आवाज भी नहीं आ रही थी सर। कुछ नहीं हो रहा था सर। जब आपकी आवाज आ रही है सर तभी तो नहीं बताया सर हमने। मुझे Hello हमें friends, welcome to my new topic, new video. My topic is reading. आज हम बात करेंगे रीडिंग। यस सर। सर कितनी इम्पोर्टेंट है और ये कैसे sir, आ रही हमारे है sir. लाइफ में इम्पैक्ट करती है। रीडिंग करने से हमारी स्पेलिंग्स, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे काफ़ी सारे तौर तरीकों को, एटीट्यूड को, नॉलेज को एनहेंस करती है, उसे और पावरफुल बनाती है। तो आइए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि रीडिंग करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे को तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बैठ के पढ़ने का मन करे। कोशिश करें पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइज ना हो, और जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, जिस बुक को पढ़ें, तो वहाँ उसका पहले रीड करें, उसका प्रीफेस और उसकी समरीज, ताकि आप, प्रीफेस का मतलब ये होता है कि बुक पढ़ने से पहले
जो उसके ऑथर हैं वो किस मूड में किस चीज को ध्यान में रख के ये बुक लिख रहे हैं, तो दैट प्रीफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटेजाइज योर अप्रोच, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, थोड़ा सा उस पर स्ट्रेटेजी पे ध्यान दें कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे ये होगा ये होगा ये होगा, तो वो आपको एनहेंस करेगा, पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगी कि चलो उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या बात हुई। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप कोई भी चीज रीड करें साथ में राइट जरूर करें, उसको थोड़े कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स जो समझ नहीं आ रहे, कुछ फ्रेजेस लिखते चले जाएं। और कुछ वर्ड्स ऐसे आप देखेंगे कि अरे ये तो आम लैंग्वेज में बोलने में बड़ा मजा आता है, अच्छा इसका ये मतलब होता है, अच्छा इसे ऐसे लिखा जाता है, तो यू विल फील ऑसम अबाउट इट। रिकॉर्ड एंड एक्सप्लोर योर कंफ्यूजन, फिर जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उसको थोड़ा और एनालिसिस करें, उसकी थोड़ी और गूगल रिसर्च करें ताकि आप उसमें परफेक्ट हो जाएं। ब्रेक लॉन्ग असेसमेंट्स इनटू सेगमेंट्स, जो काफी मोटी बल्कि बुक्स होती हैं या पढ़ने में मोटिवेट नहीं करते हैं, तो आप उसको छोटे पीसेस में 5 पेजेस 10 पेजेस 6 पेजेस जितने का भी है एक पैटर्न सेट करें, राइट, और उसको छोटे में कर दें कि आज 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर उसको कवर करते चले जाएंगे। जो हमारा ब्रेन काम करता है, आप एक रीडिंग के लिए एक स्केड्यूल टाइम बनाएं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक रिकॉर्डिंग करूंगा या बुक रीड करूंगा, तो ताकि वो जब भी आपका जब वो टाइम आएगा तो आप सेल्फ मोटिवेट होना शुरू होंगे कि अरे ये मेरा रीडिंग का टाइम है, इस टाइम नॉइज बिल्कुल नहीं होता, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, फोन नहीं बजता और कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगेगा। सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस, आजकल इतनी अमेजिंग बुक्स हैं कि आप चाहे एंटरप्रेन्योरशिप पे पढ़ें, चाहे स्टार्टअप्स के ऊपर पढ़ें, चाहे अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ें, कोई भी चीज आप सोचते हैं, तो जो भी हमारे साथ हमारे फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और सिर्फ हमारे साथ हुए हैं, बट बिलीव मी कि वैसे एक्सपीरियंस बिलियंस ऑफ पीपल्स के साथ हो चुका है, हजारों करोड़ों लोगों के साथ हो चुका है और उसके ऊपर बुक्स बनी हुई हैं, राइट। चूज एंड यूज अ स्पेसिफिक रीडिंग स्ट्रेटेजी, कि आप किस वॉइस में पढ़ेंगे, किस टोन में पढ़ेंगे। अगर आप मन में पढ़ते हैं तो इसमें डिस्ट्रैक्शन के चांसेस काफी ज्यादा होता है, अगर आप थोड़ा सा लाउड पढ़ेंगे तो आप जो पढ़ रहे हो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, आप उसे सुन भी पाएंगे, समझने में ज्यादा आसानी होगी। और बल्कि मैं तो कई बार ये भी मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि कई मैंने ऐसी बुक्स पढ़ी जो फर्स्ट 4 डेज 5 डेज 7 डेज तो मुझे समझ में ही नहीं आई, लेकिन आफ्टर 7 डेज आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, एक रिदम बन गया, मुझे वो सीखने में, सुनने में, पढ़ने में मजा आने लग गया क्योंकि मैं कनेक्ट होना शुरू हो गया। एंड दैट बुक वाज न्यूज़पेपर, राइट। तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरा रिदम बनता चला गया आई स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड, सो दैट हेल्प्स मी टू इंक्रीज माय जनरल नॉलेज एंड दैट आल्सो हेल्प्स मी टू इंक्रीज माय रीडिंग हैबिट्स, राइट। टेक नोट्स एज यू रीड, कई बार जब हम कोई भी चीज पढ़े उसके नोट्स बना लें, राइट, कि ये कब काम आएगा, ये कैसे काम आएगा, और नोट्स बनाने में एक समराइज हो जाता है, या हाइलाइटर से बुक पे समराइज कर लें या किसी डायरी पे नोट कर लें। कि अब जब मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे को मैं और सीनियर और बड़े लोगों की जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ तो मैं उसमें से कुछ नोट्स बना लेता हूँ, कुछ टिप्स बना लेता हूँ। आप देखेंगे जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, बीच में जो वीडियोस थी और जो अब लेटेस्ट वीडियोस आ रही है, आप चेंजेस देख सकते हैं उसके अंदर। तो वो मुझे मोटिवेट करता है, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आप सब लाइक करते हो और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाते हो। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। इसके साथ हम दोबारा एक पावरफुल टॉपिक के साथ आएंगे, तो कीप रीडिंग।
सर बस थैंक यू सो मच सर क्लास के लिए सर।